आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 9th जो है और यूनिट आपका 4th है। कौन सा यूनिट का नाम क्या है आपका? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चलती है? आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए गाइज, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम थोड़ा काम और तीव्र गति से करें गाइज। अध्याय 4th देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। अपन 3rd यूनिट में पढ़े थे। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, और दूसरा पॉइंट क्या है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। क्योंकि पहला जो आपका परमाणु सिद्धांत था किसने दिया था? आपका डाल्टन ने दिया था, जो अपन यूनिट 3rd में पढ़े थे। यह परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अब परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला है। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 4.1 सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? ये आप लोग प्रैक्टिकल अपने घर में करिए। कंघी लेके बालों में रगड़िए जो है तो आप, फिर इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े रख लीजिए और उसमें जो है तो आप कंघी टच करके देखिए तो क्या होंगे, वो टुकड़े जो है तो इसमें चिपक जाते हैं। इसके मतलब क्या है, आपके इसमें आवेश है। फिर सेकंड क्या है आपका कि कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो इसमें भी क्या होगा, आकर्षण होगा। इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इसमें विद्युत आवेश आ जाता है? तो जी हाँ, आ जाता है। जैसे आप दोनों हाथ ही रगड़िए तो क्या होता है, ऑटोमेटिक दोनों हैंड क्या होते हैं, अपन गर्म हो जाते हैं। तो क्या है, एक प्रकार का आवेश ही तो है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है। पहले जब अपन यूनिट में सॉरी गाइज, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा खांसी आने लगती है, इसलिए जो है तो पढ़ने में दिक्कत हो जाती है गाइज, इसलिए थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिए और जो है तो अच्छे से पढ़िएगा। तो अपन पढ़े थे जैसे उसमें 3rd यूनिट में परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण होता है। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर जो आपका ये है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में, इसमें क्या बताया गया है कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। और किस प्रकार से विभाज्य है? क्योंकि उसमें आवेशित कण है। आवेशित कण क्या है आपके जो है तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यही परमाणु के अंदर है। इसीलिए जो है तो क्या है, ये विभाज्य है, इसमें बताया गया। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणविक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिससे उन्होंने क्या बोला, केनाल रे बोला। गाइज ये बात नोट कर लीजिएगा कि जो केनाल रे की खोज किसने की है, तो एक ई गोल्डस्टीन ने की है। किस सन में की है, तो 1886 में की है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, जे टॉमसन ने। फिर इसके अब आगे पढ़ते हैं अपन
नाम दिया। नोटबुक जरूर रखा करिए आप अपने पास, क्योंकि जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आपको नोट बनाना, क्योंकि हम स्वयं अपना मतलब अभी पढ़ा रहे हैं फिर भी नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस लेके बैठ गए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिएगा। इसलिए कि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो उससे क्या है, अपने को याद नहीं रहता कोई भी चीज़। इसलिए आप लोग भी गाइस, जब आप लोग पढ़ें तो अपना नोटबुक रखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे जो है तो मार्क करते जाइए और जो तो उसे लिखते जाइए। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। जो आपकी केनाल रे है वे कैसी हैं, धनावेशित हैं आपकी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणविक कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। आपको जो साधारण होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होता है, तो उसमें से क्या बोला, ये 2000 गुना अधिक होता है। कि जो जो जैसे आप जो बोल रहे थे कि एटम है, एटम से कितने गुना, 2000 गुना अधिक है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। इसका जो है तो लगभग 2000 गुना अधिक होता है द्रव्यमान। इनको क्या नाम दिया गया, जो नाभिक में होता है, प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इकाई है, और इसका आवेश कितना लिया जाता है, +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश कितना माना गया, -1 माना गया है। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए, प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो है तो चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी दूर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब दूर रहेगा तो उसे बाहर निकालने में आसानी होगी। लेकिन प्रोटॉन को आसानी से नहीं निकाला जाता, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, सेंटर में, केंद्र में होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। अब चलिए अपन लोग चलते हैं नीचे। परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। जैसे डाल्टन ने क्या बोले थे कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। लेकिन जब खोज हुई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए, तो इससे क्या साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है तो विभाज्य है एक प्रकार से। इसलिए जो है तो डाल्टन की जो परमाणु जो सिद्धांत है वो क्या हो गया, गलत साबित हुआ। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि अगर परमाणु है तो उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वे किस प्रकार से व्यवस्थित है। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। अब टॉमसन का जो है तो ये थॉमसन इंग्लिश में और इसमें टॉमसन हिंदी में लिखा है गाइस। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। उनके कहने का मतलब कैसे दिखाई दे रहा परमाणु जो है, तो क्रिसमस केक की तरह। इनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है, यानी कि जो गोला है वो क्या है, धन आवेशित है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह। जो इलेक्ट्रॉन है तो किस तरह दिख रहे हैं, जिस तरह सूखा मेवा उसमें लगा दिया जाता है उस तरह से दिया जाता है। फिर प्लम्प पुडिंग मॉडल किसने दिया, तो यही जे थॉमसन ने दिया, जो तरबूज का उदाहरण दिए। फिर तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग को, यानी कि जो रेड वाला भाग है तरबूज का आपका, उसे क्या बोले, ये धन आवेशित परमाणु है। फिर इसके बाद क्या बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें धसे होते हैं, जो काले काले जो दाना रहते हैं उसके लाल भाग में किस तरह से होता है, उसमें धसे रहते हैं, लाल भाग की तरह बिखरा है। लाल भाग क्या है आपका, बिखरा हुआ है, जो धन आवेशित है। जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में
तरबूज के बीज की भांति धसे रहते हैं। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से, ये देखिए ये मॉडल दिया हुआ, इसमें क्या है, ये धसे हुए हैं बीज की तरफ। ये जो गोले, छोटे छोटे जो गोले हैं, ये क्या बताया गया है कि ये जो है तो इलेक्ट्रॉन है, और जो ये बड़ा गोला पूरा है ये क्या है, पूरा ये धनात्मक गोला है। जैसे आपका तरबूज है, उसमें जो है तो ये क्या है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, धसे हुए हैं, ये बताया है इन्होंने। फिर ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे जे थॉमसन ने 1856 से 1940 का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे, और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। जो जिन्होंने इनके साथ काम किया उन लोगों को भी क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। फिर थॉमसन ने प्रस्तावित किया, क्या बोले थॉमसन ने, कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। यानी कि जो आपका एटम है किस प्रकार से धन आवेशित गोले से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या धसे होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोले कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो एटम है उसमें जो है तो धन और ऋण आवेश दोनों पाया जाता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जिससे कि यह जो है तो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि धन आवेश अपने तरफ खींचेगा, ऋण आवेश अपने तरफ खींचेगा। इनके कहने का मतलब न्यूट्रल है। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। मतलब ये अभी जो है तो सेटिस्फाई नहीं हुए जो ये इन्होंने दिया थॉमसन ने। फिर कौन आए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। अब देखिए उन्होंने क्या किया, ये दूसरा परमाणु मॉडल है। पहला कौन सा आपका जे जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल दिया, दूसरा किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, तीसरा किसने दिया आपका, तीसरा जो नील्स बोर ने दिया है। तो सेकंड देखिए आप, अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। अब इनको इच्छा हुई जानने की भाई कि एटम तो है, जो परमाणु है उसमें जो है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। यानी कि अल्फा कण को क्या किए, जो सोने की पतली पन्नी थी उसमें क्या बोले, उसमें किरण डाले। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होता है, और अल्फा कण क्या कहलाता है, द्विआवेशित हीलियम कण। अतः ये कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक कितना है, हीलियम का 2 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4 है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यानी कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि अल्फा कण में किसका यूज किया जाता है, तो हीलियम कण का यूज किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु द्रव्यमान आपका जो है तो 4 है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणविक कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अल्फा कण जो है तो प्रोटॉन से अधिक भारी थे। मतलब जो आपका जो ये है एटम है, परमाणु है, उससे जो है तो बहुत ज़्यादा भारी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इसके अंदर कुछ मिलेगा। अब देखिए, ये देखिए अल्फा कण यहाँ से, जैसे ये सोने की पन्नी है, जो पतली परत है इसमें सोने के परमाणु के, इसमें अल्फा कण की रे यहाँ से डाली जाती हैं। जब अल्फा कण की रे डाल जाती हैं, देखिए कुछ जो किरणें हैं क्या है, बाहर निकल जा रही हैं, जहाँ की उसके जैसे जो यहाँ पर जो आपका एटम है, जो आपका प्रोटॉन है, उसके अगल बगल से जा रहा था, सीधे किरणें कैसे हैं, बाहर चली गई। और जो डायरेक्ट ये देखिए सेंटर में जिससे किरण टकरा गई, डायरेक्ट यहाँ जो एटम
एटम जो आपका प्रोटॉन है जिससे टकरा गई तो क्या हुई, किरण बाहर वापस आ गई। कुछ किरणें क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, थोड़ा सा जाती हैं और तिरछी मिर्ची इधर उधर मुड़ जाती हैं, थोड़ी क्या होती है, विक्षेपित हो जाती हैं। इस प्रकार से इन्होंने देखा, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये केंद्र में जो प्रोटॉन है इससे जो है तो ये टकरा के बाहर आएगी किरण। फिर लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। अब देखिए क्या परिणाम मिले। फर्स्ट पॉइंट, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। अपन देखे ना पहला ये देखिए यहाँ से अल्फा कण क्या हुए, ये पहले देखिए पहली लाइन कैसी सीधे सीधे निकल गई, क्योंकि ये किसी से टकराई नहीं तो इसको क्या जगह मिल गई और ये सीधे निकल गए। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है देखिए, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। अब ये देखिए यहाँ ये नीचे देखिए आप किस तरह से थोड़ा सा यहाँ से जाके ये फिर इधर बाहर को मुड़ गए, फिर इधर से गया और इधर आगे मुड़ गया, तो क्या हो गए, ये विक्षेपित हो रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट आप देखिए, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। यानी कि जो कण उसमें अल्फा कण जो डाल रहे थे उसमें से कितने कण भेज रहे थे, 12,000 कण एक साथ जा रहे थे, लेकिन उसमें से एक कण वापस आ गया। ये देखिए यहाँ पर ये जो सीधे डायरेक्ट केंद्रक में जो यहाँ प्रोटॉन है यहाँ से टकराया और यहाँ से किरण क्या हुई, डायरेक्ट वापस आ गई। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के, अब 15 इंच कितना होता है सोचिए, 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। इस प्रकार से इन्होंने सोचा परिणाम। ई रदरफोर्ड 1871 से 1937 का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला इनको, रदरफोर्ड को। फिर इसके बाद क्या हुआ, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। मान लीजिए अब सामने दीवार है और हर बार आप अगर दीवार में मारेंगे क्या होगा, उसमें से आवाज़ आएगी कि हाँ इसमें जो है तो टच हो रहा बार बार, तो क्या होगा उसमें से वॉइस रिलीज होगी। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा, 10 बार अगर दीवार में मारेगा तो 10 बार आवाज़ वापस सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा, मान लीजिए जिस प्रकार से जाली लगी रहती हैं और अगर उसमें पत्थर फेंक रहा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगी, मतलब डायरेक्ट निकल जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच में से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। उसी के आधार पर उन्होंने बताया किस प्रकार से परमाणु जो है तो व्यवस्थित है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, जैसे अपन इस वाले डायग्राम में देखे हैं। फिर निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अब नील्स बोर को देखिए, 1885 से 1962 का इनका जन्म है। 7 अक्टूबर जो है तो 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया।
1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। अब गाइस ये 3 पुस्तकें जो है तो आपके मान चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन ही है। तो फर्स्ट इनकी बुक्स कौन सी है? द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड जो है एटॉमिक थ्योरी है और थर्ड जो है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर है। ये तीनों बुक आप नोट करिए। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। अब देखिएगा ये परमाणु स्तर है, इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो है तो इलेक्ट्रॉन इसमें व्यवस्थित होते हैं। मतलब इसमें जब इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं तो उसकी जो है तो किस प्रकार की संरचना है। तो सेंटर में क्या है? आपका नाभिक है। फिर इसके बाद के है, एल है, एम है, एन है। ये क्या है? आपके कक्षा हैं। और इनको किससे दर्शाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी कक्षा होंगी उसे जो है तो गिनती से भी दर्शाते हैं, या कि के एल एम एन ओ पी इस प्रकार से इनको कक्षा का नाम देंगे। ये कक्षाएं या कोष के एल एम एन या संख्याओं में 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। फिर देखिए क्या है 4.24 में क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की गाइज? अब इसे भी लिखिए आप। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणविक कण की को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। मतलब उसमें कोई आवेश नहीं है, ना तो उसमें कोई, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इसलिए वो क्या है? उदासीन है न्यूट्रॉन। और उसका द्रव्यमान कितना होता है? जितना प्रोटॉन का होगा उतने जो होता है न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होगा। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। अब ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है कि नहीं होता? तो नहीं होता है गाइस। हाइड्रोजन का छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं, दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी कि जो नाभिक होता है, जो आपका प्रोटॉन है, उसमें जो द्रव्यमान है तो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। जो नाभिक में द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। फिर देखिए विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन है गाइस, इन क्वेश्चनों को बाद में कराऊंगी। जब पहले अपन चैप्टर ना कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अब देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। जो कक्षा अपन देखे ना KLMN, उसमें जो है तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे क्या बोले? बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n क्या है? कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। चाहे इसको आप KLMN से दर्शा सकते हैं या कि 1 2 3 से। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या के कोष में होगी कितना? 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला क्या है? 2n²। इसलिए जो है तो 2 तो सब में रहेगा, लेकिन इसके बाद जो कक्षक दिए हुए तो कक्षक कैसे चलेंगे? 1 2 3 4 चलेंगे। इस प्रकार क्या हो गया? 2 × 1 का स्क्वायर बराबर कितना पहले में होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे कक्षीय L कोष में होंगे कितने? 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कितना होगा? 8 भरे जाएंगे L में। जैसे क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। इस प्रकार फिर M कोष में कितने होंगे? 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 भरा जाएगा। फिर इसके बाद चौथे कक्ष में क्या भरा जाएगा? N कोष में फिर 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32। इस प्रकार से ये क्रम चलेगा आपका इलेक्ट्रॉन भरने का, यानी कि 2 8 18 32।
फिर जैसे मान लीजिए जिसकी जिस प्रकार